तो हम यहाँ पे एक एडिशनल जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब अप्लाई क्यों कर रहे हैं समझिए भाई, रेजिस्टेंस जो होता है ये क्या करता है, अपोजिशन करता है। क्या करता है, अपोजिशन करता है। किसका करेगा, करंट का करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखो बेटा, ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ की करंट जीरो होगी, नहीं भाई, रेटेड करंट तो अभी भी है यहाँ पे। ओके, यहाँ करंट है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 एम्पियर का आ रहा है। मतलब इस करंट में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ करंट तो है हमारे पास में, वहां से फिर हमको क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है दोनों का। अब हम ये चाहते हैं कि ये 4 एम्पियर की जो करंट है वो हमारे सिस्टम को ट्रिप ना करे, क्योंकि एक्सटर्नल जो फॉल्ट है वो हमारा ये रिले एग्जिस्ट या ये रिले सेंस कर नहीं करता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है। तो जब सिस्टम सैचुरेशन मोड में पहुंच जाता है तो हम यहां पे क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस यहां जाने वाली डिफरेंशियल करंट का क्या करता है, अपोजिशन करता है। समझ में आ गया। तो ये जो मेथड होता है ये क्या हो गया, ये एक तरीके से एक्सटर्नल फॉल्ट पे हम लोगों ने लगाया डिफरेंशियल रिले, और डिफरेंशियल रिले जब लगाया तो पता लगा कि सर ये एक्सटर्नल फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं करता है। फिर ये पता लगा कि भाई अगर मान लो करंट ज्यादा हो गई, करंट ट्रांसफार्मर सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच गया, तो क्या होगा कि डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस डिफरेंस की वजह से मेरा सिस्टम या मेरा रिले ऑपरेट नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं फॉल्स ट्रिपिंग। समझ में आ गया। तो यहां सीरीज में भी लगा देते हैं और रीस्टेरिंग कोयल के साथ में भी हम लोग क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ताकि वो इसका क्या करे, अपोजिशन करे। समझ में आ गई बात। ओके, तो इस मेथड को बोला जाता है हाई इंपेडेंस मेथड। क्या बोला जाएगा इसको, हाई इंपेडेंस मेथड। किसका, ऑफ डिफरेंशियल रिले। क्लियर है कि नहीं है, हाई इंपेडेंस मेथड ऑफ किसका, डिफरेंशियल रिले का। क्लियर है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। इसको क्या बोलेंगे, हाई इंपेडेंस। क्यों, क्योंकि सर इंपेडेंस लगाया है। क्यों लगाया है, करंट को मिनिमाइज करने के लिए। आई ऑफ जो फॉल्ट करंट है इसको क्या करने के लिए, मिनिमम करने के लिए। समझ में आ गई बात। ओके, तो एक्सटर्नल फॉल्ट करंट को मिनिमम करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहां पे एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं। समझ में आ गई बात। करंट को क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम करना है। क्लियर हुई बात, क्लियर है एकदम। समझना इस चीज को। यहां पे फॉल्ट आया, डिफरेंस क्रिएट हुआ, इस डिफरेंस को हम इसमें फ्लो होने देना नहीं चाहते हैं, तो हमने एक हाई इंपेडेंस लगाया ताकि इसके अंदर कोई करंट ना आए और ये सिस्टम में एक फॉल्स ट्रिपिंग को ना दिखाए। समझ में आ गई बात। ओके, अब देखो, अब टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हटा दूं मैं। ओके, अब अगर सपोज दैट मेरा जो फॉल्ट है, ये तो क्लियर हो गया बेटा, एक्सटर्नल फॉल्ट। समझ में आ गया। प्रॉब्लम क्या आई थी, प्रॉब्लम देख ली, प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के लिए हमको ये पता लग गया कि हमें भाई डिफरेंशियल जब हम लोग लगाएंगे यहां पे रिले, तो एक एडिशनल हमको क्या लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, इंपेडेंस लगाना पड़ेगा। किस लिए, ताकि ये अपोजिशन करे और फॉल्स ट्रिपिंग को क्या कर दे, बंद कर दे। समझ गए कहानी। ओके, अब देखो बेटा और चीजें समझते हैं थोड़ी सी। देखो, अगर सर मान लो ये फॉल्ट यहां पे नहीं आता है, एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल को ये मैंने हटा दिया। अगर फॉल्ट कैसा हो, इंटरनल हो, नेक्स्ट डालना फॉर इंटरनल फॉल्ट। कौन सा बेटा, इंटरनल फॉल्ट। एक्सटर्नल देख लिया ना भाई, अब देखते हैं इंटरनल फॉल्ट। देखो, मान लो बस बार कहां पे है, ये है बस बार, ये जो लाइन है ये बस बार है। अगर फॉल्ट ट्रांसमिशन लाइन पे नहीं आए, अगर फॉल्ट ट्रांसमिशन लाइन पे नहीं आए, कहां आ जाए, अगर मान लो फॉल्ट आ जाए यहां पे, सपोज दैट ये जो बस बार है ना, ये पूरा एक वायर है, ये पूरा वायर होता है, आप जानते हो ये पूरा वायर होता है। अगर ये वायर यहां से टूट के मान लो कहां गिर जाए, जमीन पे गिर जाए, नीचे ये है तो मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया, समझ गए। यहां से ये वायर टूट के कहां गिर जाए, जमीन पे गिर जाए, या समझ लो कि कोई वायर नीचे से फेंक दिया, कुछ भी समझ लो, मतलब इसका क्या हो गया, बस बार का सपोज दैट क्या हो गया, अर्थिंग हो गया। अगर इसका अर्थिंग हो गया तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। अब दिक्कत कैसे आएगी समझो। देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी कि बस बार पे जो डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करता है वो ऑपरेट करता है अकॉर्डिंग टू केसीएल लॉ। मतलब बस बार पे आने वाली ऑल इनकमिंग करंट मस्ट बी ऑल आउटगोइंग करंट। इधर से करंट आ रही है, मान लो ये 3000 एम्पियर करंट आई, ठीक है, कुछ करंट इधर जाएगी,
कुछ करंट इधर जाएगी, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि ये बस बार मान लो किसी भी तरीके से ग्राउंड से क्या हो गया है, टच हो गया है, ग्राउंड हो गया है ये। अगर ये ग्राउंड हो गया है तो यहां से कुछ करंट इधर से फ्लो होना शुरू हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड योर फॉल्ट करंट। कितने करंट बेटा? फॉल्ट करंट। सही बात है। तो यहां से कुछ करंट इनकमिंग आएगी, परफेक्ट है, ये होगा आई ऑफ इनकमिंग करंट। कुछ करंट यहां से आउटगोइंग होगी, मस्ट बी इक्वल टू योर आउटगोइंग करंट। लेकिन साथ में बेटा कुछ करंट फॉल्ट में भी तो जा रही होगी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आउटगोइंग करंट मैंने इनको बोला है, जो 11 के फीडर के पास में जो करंट जा रही है ना, उनको बोला है मैंने आउटगोइंग करंट। समझ गए? मान लो यहां से अब कितनी करंट जाएगी वो मुझे नहीं पता, क्यों? क्योंकि भाई कुछ तो फॉल्ट करंट में चला गया। समझ में आया? तो सपोज दैट एग्जांपल है कि 3000 एम्पियर इधर आई, यहां से सपोज दैट 1000 एम्पियर इसके पास चले गई, सपोज दैट 1500 एम्पियर यहां से इसके पास चले गई, और 500 एम्पियर मान लो फॉल्ट करंट की वैल्यू मैंने यहां पे कितनी रख दी, 500 एम्पियर रख दी। इतनी करंट यहां से कहां चलेगी, मान लो ग्राउंड में जा रही है। अब समझो चीजों को। देखो बेटा पंगा क्या हो रहा है, इस पंगे को समझिए। जब ये रिले देखेगा तो इसे क्या पता लगेगा, भाई इधर से 1000 एम्पियर गए, मतलब 1 एम्पियर इधर से लेगा, इधर से 1500 गई, तो ये कितने का है, 1000:1 का है, तो 1.5 एम्पियर इधर से आएगा। इधर से 3000 एम्पियर आई थी, 3 यहां से आएगा, 1.5 कितना हुआ, 2.5 के बराबर हो गया। यहां से कितना है, 3 एम्पियर है, तो इसमें कितनी करंट जाएगी, 0.5 एम्पियर करंट जाएगी। अब यहां पे एक सबसे बड़ा पंगा है, उस पंगे को समझिए। आपके माइंड में एक क्वेश्चन यहां पे डेफिनेटली आना चाहिए। अब डेफिनेटली क्वेश्चन क्या आना चाहिए, उस चीज को समझो। देखो बेटा जब सिस्टम पे फॉल्ट आता है तो फॉल्ट करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है या नहीं होती है? होती है बिल्कुल। अब देखो ये पूरा का पूरा बस बार ऐसे है ना, यहां पे है कि नहीं है? अगर ये वायर टूट के यहां पे गिर गया तो यहां से ये वाला वायर तो आगे जाके कहां पे, किसी ना किसी गांव को या शहर को सप्लाई दे रहा होगा, मतलब इस पे लोड लगा हुआ है। इस वायर की बात करूं तो इस वाले फीडर पे भी क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। अब करंट की खास बात यह होती है कि करंट हमेशा लो मिनिमम, मतलब मिनिमम से मिनिमम इंपीडेंस वाला रास्ता चूज करता है। सही बात है। तो जब बेटा करंट यहां से इस बस बार पे आया तो वो करंट इन फीडर्स में जाना क्यों चाहेगा, उसे तो मिनिमम रास्ता दिख रहा है ना, यहां से फॉल्ट आ रहा है सीधा। समझ गए कि नहीं समझे? सही है। तो मतलब सर इसमें कोई करंट नहीं जानी चाहिए, ये 1000 एम्पियर गलत ले रहे हैं हम, ये 1500 गलत ले रहे हैं हम, पूरी की पूरी करंट तो यहां से नीचे चले जाएगी। समझ में आई बात? बिल्कुल सही है ना। अगर ये नीचे चले जाएगी तो मतलब ये तो ये हो जाना चाहिए कि आई ऑफ इनपुट ही आई ऑफ फॉल्ट के बराबर हो जाना चाहिए। समझो आप? अरे समझ में आई? खास बात तक नहीं आई? बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब सर यहां पे करंट रहेगी 0 एम्पियर और यहां पे भी करंट रहेगी कितनी, 0 एम्पियर। मतलब यहां पे कोई करंट नहीं आएगी, 0 एम्पियर करंट है, ये 0 एम्पियर है, तो इसमें यहां से करंट कितनी जाएगी, 0 एम्पियर। और यहां तो पहले से लगा हुआ है पूरा, तो यहां से कितनी आ रही है, 3 एम्पियर। मतलब इसमें जो करंट आएगी ना वो पूरा का पूरा सब्ट्रैक्शन आएगा, जितनी भी करंट आ रही होगी ना पूरी की पूरी फ्लो होगी इसमें। बताओ होगी या नहीं होगी? सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब यहां पे एक बात समझ में आ रही है, सर सैचुरेशन वाली कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि यहां पे ये तो पूरा का पूरा 0 है, 2 का डिफरेंस नहीं हो रहा, जितनी इनकमिंग करंट है ना वो पूरी की पूरी फॉल्ट करंट में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ऑल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू क्या है, फॉल्ट करंट है। तो बेटा बस बार पे जब इंटरनल फॉल्ट आता है ना, मतलब बस बार अगर ग्राउंड से टच हो जाए तो फॉल्ट करंट की वैल्यू जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि पूरी की पूरी इनकमिंग करंट फॉल्ट करंट पे जाती है। समझ में आ गया? और दूसरी बात आप एक बात और सोचो, जब सिस्टम पे यहां लोड लगा हुआ था ना तो यहां से बराबर करंट जा रही थी, लोड को जा रही थी करंट, तो बैलेंस सिस्टम था। सही बात है। जैसे ही फॉल्ट आएगा ये जो इनकमिंग करंट है ना ये 3000 ना होके, आप जानते हो ना ये 3000 तो क्या है, फुल लोड करंट है बेटा। सही है। मैं रेटिंग नहीं ले रहा हूं अब इसकी, ट्रांसफार्मर की रेटिंग नहीं ले रहा हूं 3000, समझिए, है ना। रेटिंग वाला और सैचुरेशन वाला केस हम पढ़ चुके हैं। अब सोचो सर 3000 एम्पियर तो यहां पे फुल लोड करंट है, अगर फॉल्ट आ जाता है तो ये फुल लोड करंट 3000 नहीं रहेगी, ये 5000 7000 हो जाएगी। तो यहां पे जाने वाली करंट है ना वो 7 8 10 20 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। बहुत ज्यादा करंट जाएगी यहां पे, जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल परफेक्ट है ना, एकदम सही बात है। अरे बिल्कुल सही है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर फॉल्ट करंट जो होती है वो आई ऑफ इनपुट के बराबर हो जाती है। तो यहां से क्या बोलोगे, यहां से ये आप बोलोगे कि व्हेन इंटरनल फॉल्ट इज अकर, व्हेन इंटरनल फॉल्ट
is occur, then the fault current is very high. समझ में आ गया? फॉल्ट करंट आपकी बहुत ज्यादा क्या रहने वाली है? हाई रहने वाली है। अगर ये बहुत ज्यादा हाई होगी तो सर ये जो हाई इंपेडेंस वाला रास्ता है ना, ये छोटी मोटी करंट को रोकने के लिए बनाया गया था, समझिए, है ना। इन केस ऑफ एक्सटर्नल फॉल्ट में जो आई ऑफ सेचुरेटेड, जो सेचुरेटेड करंट की वजह से जो फॉल्ट आया था, ये जो फॉल्ट करंट होती है ये आपकी लो होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत कम होती है, मैं कह रहा हूं कंपैरेटिवली दिस करंट इज वेरी लो। तो इस करंट को फॉल्स स्ट्रिपिंग से रोकने के लिए आप इंपेडेंस यूज में ले सकते हो, लेकिन बेटा ये तो एक्चुअल में फॉल्ट है ना, इससे तो बचाना ही था आपको, इससे तो फॉल्ट करंट जानी चाहिए, सही बात है। तो ये करंट की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है, तो ये इंपेडेंस इसके ऊपर इसको नहीं रोक पाता है, क्योंकि ये करंट बहुत ज्यादा हाई होती है, इतना अपोजिशन तो इसका है नहीं, सही बात है। ये इंपेडेंस इसको अपोज करेगा, समझिए, इसको अपोज करना चाहिए कौन? इंपेडेंस। इसको अपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पे ट्रिपिंग हो, और हम ये चाहते हैं कि इस पे ट्रिपिंग ना हो। अब यहां से खास बात आती है कि इंपेडेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो समझिए वो वैल्यू चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉल्ट, जो सिर्फ इसको रोक सके। समझ में आ गया? इसकी करंट तो वैसे ही हाई रहेगी, तो जब इसकी करंट आएगी तो ये वाला उसको रोक नहीं पाएगा और करंट का फ्लो हो जाएगा, और ये आपका क्या कर जाएगा? ट्रिप कर जाएगा। समझे या नहीं समझे कहानी? ठीक है, देखो ये नॉर्मल एक डिफरेंशियल रिले ही था, लेकिन मैंने अलग वे में अलग तरीके से आपको समझा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने करने में, किसी भी चीज में। समझ में आ गया? तो ये करंट जो होती है ये आपकी बहुत ज्यादा हाई करंट होती है। अगर आप इसकी कम से कम वैल्यू भी लोगे ना, तो कम से कम वैल्यू भी इसकी इस वाली वैल्यू से तो ज्यादा ही रहेगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लो, इसकी मिनिमम वैल्यू ले लो, इसकी मिनिमम वैल्यू भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू से हाई होती है। समझ में आ गया? तो इंटरनल फॉल्ट जो होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। जैसे ही आया, इस रिले ने डिटेक्ट किया, ये रिले क्या करेगा? यहां सर्किट ब्रेकर लगे थे आपके, उन सारे के सारे सर्किट ब्रेकर्स को ये क्या कर देता है? ओपन कर देता है, और क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। समझ में आई खास बात? तो ये रिले पूरे के पूरे सिस्टम को, सारे के सारे फीडर्स को क्या कर देता है? बंद कर देता है, जब आपके सिस्टम पे क्या आ जाए? इंटरनल फॉल्ट आ जाए। कहानी समझ में आई या नहीं आई? बड़ा ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, बिल्कुल सिंपल है। डायग्राम बड़ा दिख रहा है, चीजें बड़ी दिख रही है, कहानी बड़ी ही सिंपल है। समझिए, एक्सटर्नल फॉल्ट आएगा तो एक्सटर्नल फॉल्ट पे मैं रिले को ऑपरेट करवाना नहीं चाहता हूं। एक्सटर्नल फॉल्ट आएगा यहां पे, अगर वो आ गया, मेरा रिले ऑपरेट नहीं होना चाहिए, तो एक्सटर्नल फॉल्ट में जो इंक्लूडेशन रहेगा वो 11 kV लाइन का रहेगा। समझ में आ गया? तो करंट का बिहेवियर यहां पे आएगा, और उस करंट का अपोजिशन करने के लिए मैंने इंपेडेंस लगाया है ताकि इस पे ये अपोज ना कर पाए, मतलब इसको ये ऑपरेट ना करे, ठीक है। लेकिन इंटरनल फॉल्ट पे ये ऑपरेट करना चाहिए, और बेसिकली इंटरनल फॉल्ट की करंट काफी ज्यादा हाई होती है, तो उस वजह से ये इंपेडेंस वाला जो फैक्टर है वो इसके लिए ऑपरेट नहीं करेगा, इसके ऊपर ऑपरेट करेगा। तो इंपेडेंस की वैल्यू हम इस तरीके से चूज करते हैं ताकि वो इस करंट को फ्लो ना होने दे और इस करंट को फ्लो होने दे। समझ में आ गई बात? क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो ये चीजें माइंड में आप ध्यान रखो, इस तरीके से हम बस बार का प्रोटेक्शन करते हैं, डिफरेंशियल रिले यहां पे यूज में लेते हैं, और ये सिस्टम को इस तरीके से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। समझ में क्लियर हुआ? तो देखो, आप लोगों ने बस बार का पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर का पढ़ लिया, जनरेटर का पढ़ लिया, इन तीनों के प्रोटेक्शन और ट्रांसमिशन लाइन का तो देख ही चुके थे। तो प्रोटेक्शन की स्कीम आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी है। समझ में आ गई खास बात है? अब देखो, अगर आप प्रोटेक्शन ऑफ बस बार देखोगे तो इसमें आपको कई सारी चीजें, अलग अलग नाम दे रखे हैं मेथड्स के, ठीक है ना। करंट वाला मेथड, वोल्टेज वाला मेथड, कई सारे मेथड्स के नाम दे सकते हो आप इनको, ठीक है ना। अब देखो, जैसे आपको और भी कई सारी चीजें इसमें क्या क्या देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ेगा, कोई क्या पढ़ेगा, कोई कहां से, ठीक है ना। तो जितनी भी चीजें हैं, अलग अलग कंफ्यूजन्स में मत जाना। देखो, एक तो बस बार को हम करंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, और बस बार के ऊपर हम वोल्टेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। देखो बेटा, डिफरेंशियल रिले यूज किया है ना आप लोगों ने।
जब करंट पे देखते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी डिवाइस है, मान लो ये है, डिफरेंशियल रिले लगाना है ना, तो क्या करोगे, करंट देखोगे तो यहां पे तीनों में पैरेलल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ताकि क्या होता है, इसकी करंट इसकी करंट इसकी करंट तीनों का सम यहां पे आ सके। मान लो ये आई ऑफ ए है तो आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी, तो तीनों करंट ट्रांसफार्मर कैसे लगाए आप लोगों ने, पैरेलल में। क्यों लगाए सर, सबकी करंट देखनी है ना। अब अगर मान लो आपको वोल्टेज की तरह, मतलब आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हो, करंट ट्रांसफार्मर को वोल्टेज डिफरेंस के ऊपर ऑपरेट कराना चाहते हो, तो भी बड़ा सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। देखो मान लो ये बस बार है, मान लो यहां से 3 फेज निकल रहे हैं, ठीक, आपको लगाना है डिफरेंशियल रिले, क्या मेजर करना है, वोल्टेज, ठीक है भाई। ये एक फेज का हो गया, ये हो गई मान लो आपकी पहली कॉइल, ये हो गई मान लो आपकी दूसरी कॉइल, और ये हो गई मान लो आपकी तीसरी कॉइल। यहां पे करंट से ऐड करनी थी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किया। अगर मान लो आपको वोल्टेज ऐड करना है तो वोल्टेज ऐड कब होता है बेटा, जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो, परफेक्ट है। तो इसको कर दो इसे सीरीज में कॉम्बिनेशन, ये लो, ये हो गई आपकी ट्रिप कॉइल, ये हो गई आपकी ऑपरेटिंग कॉइल। वर्किंग फिनोमेना पूरा एग्जैक्टली सेम है। ये मान लो ए फेज है तो यहां पे वोल्टेज वी ऑफ ए, ये वी ऑफ बी, ये वी ऑफ सी, तो यहां पे ओवरऑल वोल्टेज कितना मिलेगा, वी ऑफ ए प्लस वी ऑफ बी प्लस वी ऑफ सी, कहानी खत्म, ठीक है। इसी तरीके से आगे मान लो यहां से कहीं से फीडर आ रहा है तो यहां पे मान लो ये 3 फेज है, तीनों के ऊपर लगाया, यहां पे ट्रिप कॉइल। वर्किंग फिनोमेना पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम, वही तीनों फेज ऐसे लगाओगे, बस सीरीज में लगाओगे, ठीक है ना। कहानी एग्जैक्टली सेम रहेगी, वर्किंग प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहेगा, वही इंटरनल फॉल्ट, वही एक्सटर्नल फॉल्ट, वही कहानी, वही सैचुरेशन मोड, वही रेजिस्टेंस, वही हाई इंपेडेंस, कहानी पूरी की पूरी सेम है, समझ गए। अगर आप लोगों ने कहीं पे ये देख लिया कि वोल्टेज डिफरेंशियल रिले, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये वोल्टेज डिफरेंशियल रिले क्या है, हम लोगों ने तो करंट के हिसाब से देखा था। अरे बेटा डिफरेंशियल रिले का मतलब है डिफरेंस करना है क्वांटिटी में, अब चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो। करंट है तो सारी करंट जोड़ दो, पैरेलल लगा दो, वोल्टेज है तो सारे वोल्टेज जोड़ दो, तो सीरीज में लगा लो, खत्म है ना कहानी। इट्स वेरी सिंपल, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो कंफ्यूजन मत करना। अगर मान लो वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप बस बार के ऊपर वोल्टेज भी अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज आप जानते हो कि बस बार के ऊपर वोल्टेज कभी चेंज नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब फॉल्ट आता है तो वोल्टेज में क्या होता है, वेरी करता है वोल्टेज। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी बस बार तो है नहीं ना बेटा, ठीक है, तो वोल्टेज हल्का फुल्का क्या होता है, चेंज करता है। ये मैंने क्लास के शुरू में ही आपको बता दिया था। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक होगा अपना सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में आप लोगों के सिर्फ लिखा हुआ है नॉर्मल सर्किट ब्रेकर, उसमें क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में नहीं है, तो हम क्लासिफिकेशंस पे नहीं जाएंगे। सर्किट ब्रेकर का सिर्फ वर्किंग प्रोसेस देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है और क्या क्या, तो थोड़ा डिटेल में ही पता चलेगा आपको, टेंशन मतलब डिटेल में ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपका अप्रोक्सीमेटली सर्किट ब्रेकर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइज।